कक्षा 12वीं। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये लेसन का स्टार्ट है आप लोगों का। देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। चलते हैं, सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। स्टार्टिंग में सभी लोग अधिकतर जो है विद्युत से चुंबक बनाना सीख गए। तो देखते हैं विद्युत से चुंबक बनती कैसे थी। तो ये एक लोहे का टुकड़ा ले लिया और इस पे तार लपेट दिए गए हैं। ये इस पे क्या करा गया है, तांबे के तार लपेट दिए गए हैं पृथकृत। इस तरीके से तार लपेट दिए गए हैं और ये तार जो है एक बैटरी के द्वारा लगा दिए गए हैं और ये जोड़ दिया गया है इसमें। तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये शुरू में लोहे का टुकड़ा था। लेकिन जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये चुंबक बन जाता है। इसका एक सिरा नॉर्थ साउथ बनता है और एक साउथ बन जाता है, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और ये चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, जिसको हम परिनलिका बोलते हैं। परिनलिका भी बोल सकते हो इसको। इसी की तरह से ये काम करता है और जो है ये ध्रुव हमारा बन जाता है। तो ये लोहे को चुंबक में बदलना विद्युत के द्वारा। फैराडे ने जब देखा ऐसा कुछ हो रहा है तो इसने सोचा क्यों ना हम उल्टा करके देखें। तो इन्होंने क्या करा, ये कॉइल बनाई और कॉइल में तरह तरह के प्रयोग करे इन्होंने कि हमारा किसी भी तरीके से ये चुंबक से बिजली बन जाए। तो इसका बहुत लंबा समय गया, लगभग 14-15 साल का समय चला गया उनका। इन्होंने क्या करा था, इसमें एक धारा मापी लगाया था यहाँ पर, ये वो नहीं लगाया इन्होंने। ये परिपथ बनाया, परिपथ में क्या करा इन्होंने, एक धारा मापी लगा दिया। ये धारा मापी है। अब इस तरह करके बहुत दिनों बाद जाकर के सफलता हाथ लगी, जब ये चुंबकीय ध्रुव एन को पास में लाने लगे। जब पास में लाने लगे तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स कटने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर भी ये ध्रुव बन गया और इसमें एक विद्युत धारा बहनी चालू हुई। इस विद्युत धारा को ही, इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसमें विद्युत धारा बहने लगती है तो ये इस पे डिपेंड करता है ये एन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे ही दूसरी कुंडली में क्या करा इन्होंने कि अब दूसरे सिरे को भी ले जा करके देखते हैं। ये धारा मापी लगाया इन्होंने और धारा मापी लगाने के बाद जो है इसमें ये विद्युत धारा बहती हुई दिखाई दे रही। कब, जब ये एस ध्रुव को भी लेके आए पास में। ये पास में लाते थे तब भी विद्युत धारा बहती थी, दूर भी ले जाते थे तब भी विद्युत धारा बहती थी। ये धारा मापी, इसमें ध्यान रखना कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगाई जा रही है। अब ये जो एन पास में लेकर के आए थे, अब दूर लेके जा रहे हैं तब भी विद्युत धारा बह रही है, लेकिन अब विपरीत दिशा में बह रही है। ये एन ध्रुव को ये दूर लेकर के जा रहे हैं तब भी विद्युत धारा बह रही है। और इसी तरह से ये कुंडली एक और है आपकी, ये भी देख लीजिए जरा। तो इसमें ये भी एक धारामापी लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये एन एस को पास में लेकर के आए थे, अब एस को दूर लेके जा रहे हैं तो तब भी इसमें विद्युत धारा बहती है, लेकिन दूसरी दिशा में बहती है। इस विद्युत चुंबकीय घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। और इस प्रेरण के कारण ही चूंकि घटना हो रही है तो इसका नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया गया। इसमें होता क्या था, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। जब हम एन को पास में लाते थे, एन ध्रुव को जब हम पास में लाते थे, ये मान लिया एन ध्रुव है और ये कुंडली है। तो कुंडली में एन ध्रुव को जब पास में लाते थे तो ऐसी घटना घटती थी कि ये कुंडली के पास में चुंबक ना आने पाए। ऐसा तब होता है जब यहाँ पर भी एन ध्रुव बन जाए और एन ध्रुव के हिसाब से फिर इसमें विद्युत धारा बहनी चालू हो जाती है, यानी इसकी दिशा जो है वो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। लेकिन जब इसको दूर लेकर के जाना शुरू करते हैं, कुंडली को यानी कि इस चुंबक को दूर लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, तो ये दूर भी नहीं जाने देती है। और दूर कब नहीं जाने देगी, जब इसमें एस बन जाएगा। और एस बनेगा तो इसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो इधर बन जाएगी, क्लॉकवाइज बन जाएगी। ऐसे ही जरा एस ध्रुव के लिए भी समझ लीजिए।
अगर एस ध्रुव यहाँ पे बना हुआ है और एस को पास में ला रहे हैं तो यहाँ पर ये चुंबक का वो कुंडली है, कुंडली का सिरा अपनी तरफ करना है, तो यहाँ पे तुरंत क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा और इसको आने नहीं देगा पास में। तो धारा की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब ये मानिए कि आप एस को दूर लेकर के जा रहे हैं, ये एस सिरा है चुंबक का, इसको दूर लेकर जा रहे हैं, तो जो ये कुंडली है, कुंडली पर क्या होगा, तुरंत एन बन जाएगा और एन बनने के कारण अब इसको दूर नहीं जाने देगी, तो धारा की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये सारी घटनाएं फैराडे ने दी थी और फैराडे के नाम से ही इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। शुरू की मेहनत तो साइंटिस्टों की बहुत होती है जिसका कि हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल भी। कभी बनने की कोशिश करेंगे आप लोग तो शायद इसका अंदाज़ा होगा। और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इसमें, अपने ही खर्च होते हैं, कहीं से मिलते नहीं हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। बस अपना पैसा खर्च करिए और नए नियमों को आविष्कार के रूप में लाइए और पब्लिक को सौंपिए, और यही इसका चलन हमारा हमेशा चलता रहता है। चलिए देखते हैं इसमें अब क्या क्या घटनाएं हैं और क्या परिभाषाएं हैं इन सभी को। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, मान लिया एन हो गया तो ये ऐसे निकलती हुई रहती हैं, ऐसे। और कुंडली जो है ये इधर से पास में लाते हैं, ये पास में आनी चालू होती है, ये पास में आनी चालू होती है। जब कुंडली को पास में लाया जाता है या चुंबक को इसके पास में ले जाया जाता है तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये कटनी चालू हो जाती हैं। इसमें पहले तो बहुत कम जा रही थी, यहाँ पे है तो बहुत कम जाएंगी, ये पास में आ जाएगी तो और अधिक हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगा तो और अधिक हो जाएगा, और यहाँ पहुंचते लगभग पूरी की पूरी चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर से पास हो जाएंगी। तो इसी कितनी चुंबकीय रेखाएं पास हो रही हैं उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल बनने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा बहेगी, प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। ध्यान रखना इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहेगी। तो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है मैंने यहाँ पे निर्धारित करके दी थी, एन जो है पास में आ रहा है तो इसमें एन को पास में नहीं आने देगा, तो इसकी जो दिशा होगी वो ये वाली बन जाएगी, ये एन लगा दीजिए तो ये दिशा बन जाएगी इसकी, ये दिशा आपकी दिखाई दे रही है, यानी धारा की दिशा जो है वो ये बन जाएगी, ये वाली आपकी। जब इसको एस को पास में ला रहे थे तो ये एस भी पास में नहीं आने दे रहा था, तो धारा की दिशा जो है ये बन जाएगी आपकी, इधर बनेगी, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, इसमें इधर आ जाएगा और इधर इधर हो जाएगा ये। ऐसे ही जब एन को दूर लेके जा रहे थे तो यहाँ पर क्या हो गया था, एस बन गया था, तो इसके कारण जो दिशा आई थी वो ये हो गई थी, ये धारा की दिशा थी। देखो ध्यान से, धारा की दिशा ये हुई थी। ये घटना हमारी चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा हो रही है और जो धारा बह रही है उसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या नाम है इसका, प्रेरित विद्युत धारा। ऐसे ही एस को जब लाए थे तो देखो क्या हो गया था, एस दूर ले जा रहे थे तो क्या हो गया, यहाँ पे एन बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग धारा की दिशा आ जाएगी। ये दिशा आ गई देखो धारा की, ये ऊपर चल रहा है, ये ऊपर और ये ऊपर और ये नीचे की ओर, तो धारा की दिशा। ये सारी धाराएं क्या कहलाएंगी, विद्युत धारा आई जो है ये प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, जबकि किसी बैटरी द्वारा इसमें कोई धारा नहीं ली जाती है। इसका उपयोग फिर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर आज हमारे घरों में जो बिजली आ रही इसी सिद्धांत पे आधारित है। चलिए देखते हैं क्या ये घटनाएं थी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या था, और ये विद्युत चुम्बकीय जो मैंने समझाया ये वही लिखा हुआ है जो का तुम जो मैंने बताया आपको। अब मैं इसको पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोगों को कॉपी में लिखना है। जब कभी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति, मतलब चाहे तो कुंडली चलाइए चुंबक की ओर, चाहे चुंबक को कुंडली की ओर चलाइए, लेकिन ये सापेक्षिक गति होनी जरूरी है। अगर ये गति नहीं है तो हमारे बीच में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और विद्युत धारा नहीं बनेगी। होती है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना ये जो है यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसमें ये घटना जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रेरणा से होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ध्यान रखना ये घटना ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम इसने दिए, दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना ये नियम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हर साल बोर्ड में इसको किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है।
तो फैराडे ने जो दो नियम दिए, तो पहला नियम देखिए क्या है, यदि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात जब तक कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति नहीं होगी, जब तक, अगर कुंडली रुक गई तो कोई विद्युत धारा नहीं बनेगी। कुंडली का चलना या चुंबक का चलना बहुत निहायत ही जरूरी है, तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तभी प्रेरित विद्युत धारा बनेगी और तब जाकर के ये शुरू होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के संदर्भ में भी दे रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसको हम ई से दिखाते हैं और ये ई माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र। माना किसी क्षण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और t सेकंड बाद उसका चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स की दर परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, φ2 माइनस φ1 हो जाएगी, यानी ये है φ2 माइनस φ1 बटे टी। और प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो है वो समानुपाती मैंने बताया था, E समानुपाती किसके बताया था अभी मैंने, डेल फाई अपॉन डेल टी के बराबर बताया था। तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये φ2 माइनस φ1 हो जाएगा और बटे में t आ जाएगा। और जब इसको हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है k और इसमें एक ऋणात्मक चिन्ह भी आ जाएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह भी आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है और माइनस का ये k और φ2 माइनस φ1 आ जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे k एक नियतांक है जिसका MKS पद्धति में मान इसका 1 होता है। ध्यान रखना k बराबर इन MKS 1 होता है, तो E का मान जो है माइनस का कितना हो गया, φ2 माइनस φ1 अपॉन टी हो गया, जो कि यहाँ दिया हुआ है। देखो इसी को हम डेल फाई भी बता करके मैं चला हूँ, शुरू में ही आपको डेल फाई बताया था, डेल फाई अपॉन डी टी बताया था। ऋण इस बात का द्योतक है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये मैंने पहले ही बताया, कुंडली जाने नहीं देती है चुंबक को, तो चुंबक नहीं जाएगा तो विरोध हो रहा है, यानी विद्युत धारा जिस कारण से बनती है स्वयं उसी कारण का विरोध करती है। लेकिन ये फैराडे साहब इस चीज़ को समझा नहीं पाए, केवल अपनी बात को इतना ही नेगेटिव चिन्ह को बताने में असमर्थ रहे, लेकिन फिर भी नियम जो दिया वो आज तक हमारा चलता हुआ आ रहा है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा लेंज के नियम की तरफ। क्या है लेंज का नियम, लेंज ने कहा था कि ये विद्युत धारा जिसके कारण बनती है स्वयं उसी कारण का विरोध करती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेंज के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अब जब देखिए यहाँ पर एक कुंडली दी हुई है, पहले इस वाले चित्र की बात करनी है हमें। ये एन और एस दिए हुए, मैंने बताया था एन इसकी तरफ है, कुंडली हमारी ये सिरा दिखा रखा है इसका। जब कुंडली को, इस चुंबक को जब इसकी तरफ ले आते हैं कुंडली की तरफ, तो ये आपका कुंडली का एक सिरा दिखाई देता है, तो इस पर एन बन जाता है। और एन क्यों बनता है, क्योंकि कुंडली के पास चुंबक को आने नहीं दिया जाता है, तो आने नहीं पाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ एन बनेगा, प्रतिकर्षण के कारण ही नहीं आने पाएगा, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। एन लिख करके उसके ऊपर तीर बना दीजिए, आपको दिखाई देने लगेगी। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये ध्यान रखना, एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ये कुंडली के पास लेकर के जा रहे हैं आप, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके, तभी संभव है जब चुंबक की ओर का कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगे। अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त हो जाएगी। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में हो जाएगी। अब ये दूसरा भी आपको दिया हुआ है, इसमें एन को दूर लेकर के जा रहे हैं,
तो एन को दूर लेके जा रहे हैं तो यहाँ कुंडली पर एस बन जाएगा, और एस बनने के कारण धारा की दिशा पलट जाएगी और ये तुरंत क्लॉकवाइज हो जाएगी, दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये एस बनाकर के ऊपर तीर बना के देख लेना, बिल्कुल सही दिशा मिल जाएगी आपको। तो इस दूसरे वाले नियम को हम जरा अगले पेज पे पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे। दूसरा है, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, ये एन ध्रुव दूर लेके जा रहे हैं, तो पुनः कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बनता है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के दूर जाने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जबकि चुंबक की ओर कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करे। ये एस हो जाएगा तो एन और एस के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा और ये दूर नहीं जाने पाएगी चुंबक, और इसके कारण यहाँ एस बना करके इसमें धारा की दिशा को दिखा सकते हैं। कौन सी वाइस है? ये क्लॉकवाइज है, तो धारा की दिशा कौन सी होगी? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज कहते हैं। तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी बच्चों याद कर लिए, क्योंकि आगे जाकर के इंग्लिश के शब्द ज़्यादा बोले जाएंगे, तो मच मोर बेटर यू कैन डू इन इंग्लिश। सो स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, अब ये समझना है आपको। अब तक तो फैराडे के नियम देख रहे थे, हम फैराडे के बारे में पढ़ रहे थे, फैराडे के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए हो। मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी थी, ये एन मान लिया यहाँ पे था, और ये कुंडली को आप पास में लेकर के आ रहे हो, ये कुंडली है आपकी। इसको अगर पास में लेकर के आते हैं तो यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरती हैं, ये आपकी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये बल रेखाएं कटनी कुंडली से जब कुंडली को पास में लाते हैं तब क्या होता है, ये बल रेखाओं की संख्या यहाँ पे कम होती है, फिर और ज़्यादा होती है, यहाँ पे और ज़्यादा हो जाती है, इस प्रकार यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब तक इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विद्युत धारा नहीं बहेगी। जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा बहती है। चलिए देखते हैं अब स्वप्रेरण की घटना क्या होती है, ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है। घटना उसी तथ्यों पर आधारित होगी जो हम पिछला पढ़ करके आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये एक कुंडली बनाई गई है और कुंडली में विद्युत धारा ये प्रवाहित की जा रही है। ये धारा नियंत्रक है, इसका नाम ध्यान रखना, धारा नियंत्रक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धारा को नियंत्रित करता है। ये कुंजी है और ये बैटरी लगी हुई है, ये बल्ब है और ये कुंडली है। ध्यान रखना ये क्या चीज है, ये वाली कुंडली है। होता क्या है कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं वैसे ही इसमें विद्युत धारा बहनी शुरू होती है और इसकी सहायता से इसके मान में हम परिवर्तन करते हैं। तो इसमें एक मुख्य धारा तो बही रही थी जो बैटरी द्वारा दी जा रही है, लेकिन जब इसके मान में परिवर्तन करते हैं धारा नियंत्रक से, तो इसमें मुख्य धारा के अलावा एक प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है, जो पिछली घटना आपने पढ़ी। जब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो अगर उसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा में है तो उसके मान को बढ़ा देगी, और अगर उसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत है तो उसके मान को घटा देगी। यही जो है मेन इसमें ध्यान रखना है। इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, तो ध्यान रखना, यही सब बातें इसके अंदर बता रहे हैं। और इस घटना को स्वयं कुंडली के अंदर उत्पन्न होना किसी विद्युत धारा का स्वप्रेरण कहलाता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। पहले प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ध्यान रखें, इसमें कुंडली एक ही है, इसी कुंडली के कारण स्वप्रेरण उत्पन्न हो रहा है। धारा के मान को बढ़ाने पर प्रेरित धारा का मुख्य धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा के मान को कम करने पर मुख्य धारा की ही दिशा में प्रवाहित होती है। इससे एक बार मुख्य धारा कम हो जाती है और एक बार मुख्य धारा अधिक हो जाती है। स्वप्रेरण तथा धारा उत्पन्न होने का ये प्रयोग दिखाया गया है। इसके लिए चित्रानुसार एक परिपथ, विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एल एक कुंडली है, ये एल ध्यान रखना, ये एल बनी हुई है कुंडली, जो मुलायम लोहे पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। ये जो है मुलायम लोहा है, ध्यान रखना, कच्चा लोहा जिसको बोलते हो, मुलायम लोहा, मुलायम लोहा है। इसमें
मुलायम लोहे पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई जाती है। ई एक सेल है, इसमें ये ई बैटरी बना दिया है, इसमें सेल लगा दिया मैंने। और आर एच एक धारा नियंत्रक है, और के कुंजी दबाने पर दबता है। बल्ब बी जो है एक जलता है। इसमें के को दबाने पर बी मंद प्रकाश से जलने लगता है। दब कुंडी को हटा देने पर बल्ब कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलकर बुझ जाता है। परिपथ को भंग करने पर एल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में एकाएक कमी हो जाती है, और अतः मुख्य धारा की दिशा में ही प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे बल्ब कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश से जलता है और फिर बुझ जाता है। ये है स्वप्रेरण। तो ध्यान रखना आपको स्वप्रेरण क्या है। देखते हैं स्वप्रेरक क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यदि किसी कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर से बंद चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो फाई हमेशा क्या होगा, आई के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी इसमें जो विद्युत धारा आई बह रही है इसके अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितनी धारा हम ज़्यादा बहाएंगे इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक आता है एल, इसी को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। एल को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यानी सबसे पहले क्या हुआ, जो फाई था ये समानुपाती आई के हो गया, और फाई बराबर एल आई हो गया। और एल क्या चीज है, स्वप्रेरकत्व। एल को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब इसमें यदि आई का मान हम 1 रख देते हैं, ये आई बराबर 1 रख दिया गया है देखो, तो समीकरण में फाई बराबर एल हो जाता है। तो इससे स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दी जाती है। ध्यान रखना, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दी जाती है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ध्यान रखना, उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी फैराडे ने दी हुई है। फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से आपने पता ही किया था। ई बराबर क्या था सूत्र हमारा, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी, इसमें डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी को हम डी फाई अपॉन डी टी भी कह सकते हैं। समीकरण 1 में जो है मान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे हम क्या हो रहा है। यह है आपका E बराबर माइनस का डी फाई। फाई का मान जो था पीछे ध्यान दिया आपने कि ये एल आई था, ये मान यहाँ पे रख दिया गया। तो E का मान कितना हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन डी टी है यहाँ पे, एल और आई हो जाएगा। तो एल तो बाहर आ जाएगा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये E के बराबर है। इसमें डी आई अपॉन डी टी का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड कर दे रहे हैं। डी आई अपॉन डी टी यानी कि प्रति सेकंड जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर कर दे रहे हैं। तो E का मान माइनस एल के बराबर हो जाता है। ये जो कि दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है आपको। तो डी आई अपॉन डी टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड है। ध्यान रखना, ये एम्पियर प्रति सेकंड दे रहे हैं, इसका मान एक ही केवल नहीं लिखना है। तो समीकरण 2 में मान रख दे रहे हैं। ये समीकरण 2 है हमारे पास, पीछे समीकरण 1 थी, दिखा देता हूँ फिर से मैं आपको चल करके वहाँ। ये वाली समीकरण हमारी 1 थी, ये वाली समीकरण नंबर 1 थी, इसमें हमने रखा है इसको मान को। ये समीकरण नंबर 2 है जो यहाँ दिखाई दे रही, ये वाली 2 है, उधर चली गई जरा, ये 2 है हमारी। तो अतः कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको आप लोग। इसका मात्रक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ध्यान रखना, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। आगे प्रत्यावर्ती धारा में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखो किस किस बात पर निर्भर करता है। पहला, एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जरा देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। ये कुंडली बनाई जा रही है, ये ऐसे बनाई गई, तो इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये लिखना है, कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। फेरों की संख्या, ये जो जितने नंबर और टर्न्स चल रहे हैं, ये 1 हो गया, ये पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा, इस तरह से फेरों की संख्या
बढ़ाने पे स्व प्रेरकत्व का मान भी बढ़ जाता है, यानी इन फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता पे, अगर नर्म लोहे का बनाया है तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व वायु क्रोड वाली कुंडली से 100% से अधिक होता है। ध्यान रखना, नर्म लोहे में अधिक होता है, फौलाद लोहे में ये कम हो जाता है। नर्म लोहे में अधिक होता है, फौलाद लोहे में कम होता है। ध्यान रखना, फौलाद लोहे में कम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है अलग से। चलिए आगे देखते हैं। और वायु की तुलना में नर्म लोहे में अधिक होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं जरा अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? पहली परिभाषा इसमें, यदि प्रारंभिक कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स फाई हो तो। पहले समझ लीजिए बच्चों इसको, तब जाके कुछ करना चालू करिए। हम यहाँ पर दो कुंडलियां बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपने एक कुंडली बना दी, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसको सजा लीजिए, और सजाने के बाद जो है इसमें ये बैटरी लगा दी है मैंने, और ये धारा नियंत्रक लगा दिया है। इसके मान में मैं परिवर्तन करूंगा, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी है, और ये परिपथ मैंने पूरा कर दिया है। ये अब इसमें विद्युत धारा बहने लगती है इधर आराम से, और जब इसके मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल दंड, तो इसको हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, पी से दिखाते हैं। इसके समीप ही, इसी के पास में ही ये दूसरी कुंडली रखी गई है अब, और इसमें कोई भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करी जाती है, ना ही कोई सेल लगाया जाता है, ना ही कोई धारा नियंत्रक लगाया जाता है। ये कुंजी के है, ध्यान रखना, ये धारा नियंत्रक RH है, और ये बैटरी B है। होता यह है कि जब इसके मान में, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें भी एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। बच्चों ध्यान रखना, इसमें भी धारा बहने लगती है, और इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, प्रेरकत्व नहीं, सॉरी। तो किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, और इसमें बहने वाली धारा अन्योन्य प्रेरण धारा कहलाती है, और इस गुण को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो चलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा के तरफ। क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व, तो हम देखते हैं। पहली परिभाषा है, यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में फाई परिवर्तन हो। नियम वही है, सब कुछ वही है, परिवर्तन इसमें फ्लक्स का ही होगा, लेकिन इस धारा के कारण होगा। इसमें धारा आई हमने प्रवाहित की थी, फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ हो रहा है। ध्यान रखना, ये कुंडली एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रखी हुई होती, जैसे मैंने दिखाया, ये SAP यहाँ दिखा दिया, प्राइमरी प्राथमिक कुंडली कहलाती है, S सेकेंडरी कुंडली कहलाती है, द्वितीय कुंडली। ये दोनों कुंडलियाँ कुछ ऐसे रखी होती है बच्चों, ध्यान से देना। ये एक कुंडली है तो प्राथमिक हो गई, दूसरी कुंडली यहीं पे रखी रहती है ऐसे करके, इसी में मिक्सअप होती है, बिल्कुल नहीं पता चलता है कि कहाँ कुंडली कौन सी है। तो चलिए ये अच्छी तरह समझ गए होंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह में ये दोनों कुंडलियाँ एक साथ ऐसे ही बनाई जाती हैं। तो जहाँ इसमें क्या हुआ, फाई जो है किस पर निर्भर कर रहा था, जो कुंडली में बहने वाली धारा थी उस पर निर्भर कर रहा था, और इसको हटाने के लिए आपको पता है अच्छी तरह से एक नियतांक आता है, और इस नियतांक को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो नियतांक आ रहा है, नियतांक को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये M हो गया और ये I हो गया, M को ही बोलते हैं, M एक नियतांक है जो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या पे और द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पे, माध्यम पे निर्भर करता है। दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। यदि I बराबर हमने 1 रख दिया, ये समीकरण नंबर 1 थी, I बराबर अगर इसमें 1 रख दें तो फाई का मान M हो जाता है, और इसकी एक परिभाषा निकल के आती है। परिभाषा मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा दोनों तरह से आपको देनी पड़ेगी, तभी नंबर आपको मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, किसी भी कीमत पे नंबर नहीं मिलेंगे। अतः दोनों कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान, ध्यान रखना यहाँ आंकिक बोला जा रहा है, आंकिक मान द्वितीय कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो उस समय उत्पन्न होता है जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है। यानी प्राथमिक कुंडली, ये वाली प्राथमिक कुंडली, इसमें एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसको हम M से दिखा रहे हैं। चलिए M से दिखा रहे हैं इसको। अब ये दूसरी परिभाषा जो फैराडे द्वारा दी जाती है, यदि कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, जिससे उसमें विद्युत धारा बहने लगती है।
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो अब इसमें क्या करा हमने, फाई का मान अभी आपने पढ़ा था, पीछे क्या था, एम आई था, तो रख दीजिए इसमें। तो E बराबर हो जाएगा माइनस का डी अपॉन डी टी और एम आई। तो ये E बराबर हो जाएगा माइनस का एम आ जाएगा और डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। अब एम का मान निकाल लीजिए, तो माइनस का ई बटे डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। अब इसमें डी आई अपॉन डी टी का मान जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दीजिए, रख दीजिए इसमें। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई के बराबर हो जाएगा, बटे में 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एम बराबर माइनस ई हो जाएगा। अतः किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। तो ये मैंने परिभाषा यहाँ पे बता दी है लिख करके, आप लोग इसको लिख लेंगे कॉपी पे। ये परिभाषा इसके बाद में ही लिखी जानी है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्या है इन दोनों में अंतर, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर है। देखिए, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ध्यान रखना है, यहाँ उसी कुंडली में हो रही धारा प्रेरित हो जाती है, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसमें एक कुंडली होती है, ध्यान रखना, इसमें एक कुंडली होती है और प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। इसमें ध्यान रखना, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। तो पहला नंबर ये है कि एक ही कुंडली में होती है ये, और कुंडली की परिभाषा तो वैसी ही है, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर ही उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। नंबर 2 है, इसमें एक कुंडली होती है। नंबर 3 है, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। इधर अन्य प्रेरण में देखते हैं। नंबर 1 में क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में, ध्यान रखना यहाँ दूसरी कुंडली होती है, दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, यही अन्योन्य प्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण थोड़ा अलग हो गया। इसमें 2 कुंडलियां होती हैं, ध्यान रखना, अन्योन्य प्रेरण में हमेशा 2 कुंडलियां रहेंगी और प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती है, ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। भंवर धाराएं जरा पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे समुद्र में भंवर उठता है, बिल्कुल वैसे ही ये भंवर धाराएं भी होती हैं, वैसे ही इसकी परिभाषा भी है। तो ये आपका उत्तर है इसका। भंवर धाराएं जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है या उसे परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर के समान होती हैं, चक्करदार होती हैं, और इन्हीं धाराओं को भंवर धाराएं। ध्यान रखना, ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि ये अगर लोहे का टुकड़ा ले जा रहे हैं तो वो लाल हो जाता है, लाल होकर के पिघलने की अवस्था तक आ जाता है। चुंबकीय भट्टियाँ जो हैं इसी से बनाई जाती हैं, जो विद्युत भट्टी होती है वो इसी आधार पर बनी हुई होती हैं। तो भंवर धाराएँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो भंवर धाराएं आप लोग बनाएंगे। आप लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्या है भंवर धाराओं का। ये एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट किया गया है, भंवर धाराओं का प्रदर्शन किया गया। ये चुंबक है, चुंबक पे तांबे के तार पृथक लपेटे गए हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक जो है ये तांबे की प्लेट लटकाई गई है, देखो ध्यान से, ये स्वतंत्रतापूर्वक तांबे की प्लेट है, तांबे की प्लेट है, इसमें लटकाई है स्वतंत्रतापूर्वक। अब क्या होता है, हवा के घर्षण के कारण जब इसको चलाते हैं तो हवा के घर्षण के कारण जो है धीरे धीरे कम होने लगता है और बहुत देर समय में रुकता है ये। किंतु जब तांबे की प्लेट गति कर रही होती है उस समय विद्युत चुम्बकीय विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तांबे की प्लेट तुरंत ही रुक जाती है। पहले तो ये बहुत देर तक कंपन करती रहेगी, इस तरह से वाइब्रेट करती रहेगी इधर, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करती है तुरंत रुक जाती है। इसका कारण है जब प्लेट चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अतः उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्लेट की गति का विरोध करती हैं, फलस्वरूप प्लेट तुरंत रुक जाती है। ये भंवर धाराओं का प्रयोगी प्रदर्शन है। तो ये भी कभी प्रदर्शन पूछ लिया जाता है, कैसे हम इसको दिखाएंगे। चलते हैं, भंवर धाराओं से हानियाँ क्या होती हैं। तो हानियों के लिए क्या होता है कि
भंवर धाराओं से हानियां क्या होती है? भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में अपव्यय होने लगता है। उपयोग क्या है ये तो ध्यान रखना। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा, ट्रांसफार्मर में देखा होगा आप लोगों ने, गर्म हो जाता है बिल्कुल एकदम से, ये वही कारण है। और उपयोग क्या है? धारा मापी को रुद्ध दोलन बनाने में होता है, प्रेरण भट्टी में इसका किया जाता है, विद्युत ब्रेक में किया जाता है, और प्रेरण मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ये सब तो आपने देख लिया। अब आते हैं दो दो परिणलिकाओं में क्या है ये दिया हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये प्राथमिक परिणलिका है, दूसरी है, तो यहाँ पर भी बना दीजिए इसको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको छोड़ो मत। ये बन गया, दोनों परिणलिका एक दूसरे में लगी हुई हैं। तो माना एक परिणलिका में फेरों की संख्या n1 है तथा परिणलिका की लंबाई स्मॉल l है। ये लंबाई स्मॉल l दी गई है, मान लिया ये स्मॉल लंबाई l है हमारे पास, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल ये दिखाई देता है, ये वाला कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए है। इसमें बहने वाली धारा आई, परिणलिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो फाई बराबर बी ए होता है। सूत्र है हमारे पास, ध्यान रखना, फाई बराबर बी ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ए प्रभाव क्षेत्र होता है। अब इसमें b का मान हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, b बराबर होता है म्यू 0 NI अपॉन L, ये सूत्र हमने रख दिया गया। और प्रभाव क्षेत्र में, ए क्षेत्र में जो है N1 आ जाएगा उसमें, तो ये जो सूत्र है हमारे पास, फाई बराबर म्यू 0 NI L N1 इंटू ए हो जाएगा। तो L1 का मान इससे हम निकाल लेंगे। परिणलिका का स्वेरकत्व क्या होता है? चूँकि फाई बराबर जो होता है वो LI होता है, तो I L का मान इससे निकल जाएगा, तो L का मान यहाँ L1 कहेंगे, तो यहाँ फाई 1 अपॉन आई हो जाएगा। तो I से I कट जाएगा, यहाँ पर देखो ये I है, यहाँ पर भी एक I आएगा, तो I से I ये कट जाएगा, तो म्यू 0 N1 का स्क्वायर हो जाएगा और A अपॉन L आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरी परिणलिका S में फेरों की संख्या N2 ले रहे हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ले रहे हैं, लंबाई L ले रहे हैं, तो दूसरी परिणलिका का स्वेरकत्व S जो है वो इससे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, सेकेंडरी का है, S इसलिए शो कर रहे हैं, तो L2 का मान म्यू 0 N2 का स्क्वायर A अपॉन L हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है, और ये वाली समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करते हैं हम? अब फाई S का मान निकालते हैं हम, यानी सेकेंडरी में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ N2A आ जाएगा, ये तो अपनी जगह है ही है। B का मान जो आया था वो B का मान यहाँ रख दिया गया, तो BA फाई का मान ध्यान रखना BA होता है, तो BA अब दूसरे कुंडली का पहले का, तो ये हो जाएगा, और ये A2 हो जाएगा, तो मान रख दिया गया इसमें। तो ये म्यू 0 N1 I अपॉन L N2A हो जाएगा। अतः दोनों परिणलकों के मध्य अनुप्रेरकत्व M का मान कितना होता है? फाई S अपॉन S। ध्यान रखना, फाई जो है सेकेंडरी कुंडली के लिए MI होता है, तो MI से M निकल जाएगा, M बराबर कितना हो जाएगा? फाई S सेकेंडरी कुंडली का है, और I नीचे आ जाएगा। इसमें फाई का मान यहाँ से रख दिया गया, ये देखो रख दिया गया है, और A अपनी जगह है। अब इसमें L1 L2 का अंडर रूट निकाल लेते हैं। L1 और L2 का अंडर रूट निकाल करके ये मान रख दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? म्यू 0 N1 स्क्वायर A हो जाएगा अपॉन L हो जाएगा, यहाँ म्यू 0 N2 स्क्वायर A अपॉन L हो जाएगा। L L करके L स्क्वायर होगा, जो कि बाहर आ गया, N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर वो भी बाहर आ गया, म्यू 0 भी बाहर आ गया, और A का मान भी बाहर ही आ गया, और जो कि ये M के बराबर होता है। तो M बराबर कितना हो गया आपका? ये दोनों मान बराबर हो गए, यानी अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 बराबर M हो गया। तो इसी को पलट करके लिख दिया गया है, और यही हमारे पास संबंध है। तो ये संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेंगे। चलिए कुंडली में स्थिति ऊर्जा के लिए देखते हैं क्या है स्थिति ऊर्जा, ये इसका आंसर बहुत आते हैं। कुंडली में स्थिति ऊर्जा के लिए क्या करा जाता है? जब किसी कुंडली में बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ध्यान रखना, तो धारा को स्थायी मान E0 प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, यानी पूरी धारा एकदम से तुरंत नहीं प्रवाहित हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है धारा। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि को विरोध करता है, यानी उसको रोकता है वृद्धि को, और बैटरी द्वारा धारा के मान को 0 से स्थायी I0 तक बढ़ाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करता है, और यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मान लिया ये सूक्ष्म आवेश dq को परिपथ चलाने के लिए बैटरी द्वारा दिया गया कार्य या किया गया कार्य dw है, तो dw बराबर माइनस एप्सिलॉन0 q dq हो जाएगा। अब इसमें E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो E का मान हम रख लेते हैं, ध्यान रखना ये E लिखा हुआ है,
तो ई का मान आपको पता ही है क्या होता है, माइनस का होता है एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ये मान यहाँ रख दिया गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो मान रख देते हैं, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, दोनों मान रख देते हैं, तो ये आ गया एल डी आई और डी क्यू अपॉन डी टी आ गया। लेकिन डी क्यू अपॉन डी टी आपको पता ही है ये करंट आई के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने आई रख दिया, लेकिन स्मॉल आई चूंकि चेंज हो रहा है तो ये स्मॉल आई ही लिख देंगे इसको। तो चलिए ये डी आई हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा यहाँ एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी मान रख दिया गया, तो एल आई डी आई हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू का मान आ जाएगा। अतः कुंडली में धारा के मान को 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य, 0 से लेकर I0 लिमिट आ रहेगी, समाकलन हो जाएगा और डी डब्ल्यू आ जाएगा। और इसका डी डब्ल्यू का मान पीछे से हमने एल आई डी आई लिया था, ये मान धर दिया गया, इसमें एल नियतांक है इसलिए बाहर आ जाएगा, आई और डी आई एक साथ रहेंगे। अब चूंकि समाकलन जब करते हैं एक्स डी एक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, यानी आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और लिमिट 0 टू I0 हो जाएगी। तो जब मान रखेंगे तो ये मान कर कैसे रखते हैं, देखो ये आपका जो आएगा एल हो जाएगा और एक बार I0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का I0 आई, एक बार ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, और बटे में 2 चल ही रहा है तो ये मान निकल करके इतना ही आएगा, तो एल आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये एल 1/2 एल आई स्क्वायर 0 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यही कार्य जो है संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में, मतलब ये जो कार्य था वो डब्लू स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो U बराबर हो गया 1/2 एल I0 का स्क्वायर, ये सूत्र है, ये सूत्र भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। अब आते हैं किसी लंबी परिकर्णिका के लिए, आपका आंसर है किसी लंबी परिकर्णिका के लिए स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र आता है, देखो क्या है ये एक परिकर्णिका बनाई गई है, तांबे के तार से खूब सारे तांबे के तार पृथक लपेटे गए हैं और इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे इसमें N और S ध्रुव बन जाते हैं, ये एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। तो यही है, माना किसी परिकर्णिका की लंबाई स्मॉल l त्रिज्या r है तथा उसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ध्यान रखना प्रति एकांक लंबाई में है ये स्मॉल फेरों की संख्या, तब परिकर्णिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N जो है स्मॉल n l के बराबर होगी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है a होगा वो पाई r स्क्वायर के बराबर हो, जहाँ r इस कुंडली की त्रिज्या है जो यहाँ दिखाई दे रही है। यदि परिकर्णिका में I धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिकर्णिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हमने पीछे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी हुई है, B बराबर μ0 N I होगा, जहाँ μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ध्यान रखना है, निर्वात की चुंबकशीलता है। यदि त्रिज्या की तुलना में परिकर्णिका की लंबाई बहुत अधिक है, यानी L का मान बहुत ज़्यादा है R से, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान मानी जा सकती है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको और मान रखते हैं। अतः परिकर्णिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान NBA हो जाएगा। अब इसमें मान रख दिए जाएंगे, B का मान रख दिया जाए और N का भी मान दिया जाए, तो ये NL हो गया, N का मान, B का मान μ0 NIA हो गया, ये एक कैपिटल N का मान है, ये μ0 NIA इसका मान है, B का मान है, इस B का मान, और ये A जो है ये आपका अपनी जगह ही है, तो μ0 N स्क्वायर IAI हो जाएगा। तो L का मान आपको पता ही है, क्योंकि फाई बराबर कितना होता है, LI होता है, तो ये LI यहाँ से L निकालेंगे तो फाई अपॉन I हो जाएगा, तो ये फाई अपॉन I हो गया। फाई का मान यहाँ पे रख दिया गया है, ये रखा गया है, तो L बराबर μ0 N अपॉन L का होल स्क्वायर हो जाएगा और LA आ जाएगा। अब L का मान इसको सही करके रख दीजिए, एक L से L कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 N स्क्वायर A अपॉन L, तो ये L का एक सूत्र आ गया है। अतः परिकर्णिका के अंदर क्रोड की चुंबकशीलता म्यू हो तो L बराबर म्यू N स्क्वायर A अपॉन L हो जाएगा, μ0 की जगह म्यू रख दिया गया है। यही परिकर्णिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है, यहीं तक आपको करना पड़ेगा और ये पूरी अच्छी तरह से लगन के साथ तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा क्या है देखते हैं। ये समीकरण 3 से क्या स्पष्ट हुआ है कि किसी परिकर्णिका के स्वप्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, देखते हैं किस किस बात पे। पहला नंबर 1, परिकर्णिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। परिकर्णिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व भी बढ़ जाएगा।
नंबर 2 है फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तब भी बढ़ेगा। फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। परिनलिका की लंबाई बढ़ाने पर भी बढ़ता है, ध्यान रखना, परिनलिका की लंबाई बढ़ाने पर भी स्वप्रेरकत्व का मान कम होता है। बच्चों यहाँ जरा ध्यान देंगे, लंबाई चूंकि नीचे आई थी, ये लंबाई देखो नीचे की तरफ दिखाई दे रही, ये लंबाई नीचे रखी हुई है, इसलिए जो है क्या होगा, इसका मान कम हो जाएगा। अब एक और है परिनलिका में क्रोड का चुंबकशीलता पे प्रभाव। क्या होता है, परिनलिका के अंदर अगर चुंबकशीलता का क्रोड रखने पर क्या होता है, उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि नर्म लोहे की क्रोड वाली परिनलिका का स्वप्रेरकत्व वायु वाली क्रोड की परिनलिका के स्वप्रेरकत्व से अधिक होता है। तो त्रिज्या के पद में कैसे करेंगे, निम्नलिखित प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इसमें ए का मान पाई आर स्क्वायर रख दिया गया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब लोगों को, तो अच्छी प्रकार से इसको तैयार करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें दो परिनलिकाओं के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए, यहाँ पर दो परिनलिकाएं दिख रही हैं, इधर वाली प्राइमरी है और ऊपर वाली सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी को इन्होंने S1 और S2 मान लिया है। S1 परिनलिका यहाँ मानी है और S2 परिनलिका ऊपर मान ली है। जब एक कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मान लिया S1 और S2 दो समांतर परिनलिकाएं हैं जिसमें फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। एक और है परिनलिका S1 की लंबाई L1 तथा परिनलिका S2 की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। प्राथमिक कुंडली में S1 में बहने वाली धारा अगर I हो तो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स B का मान जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान B बराबर म्यू 0 N I/L होता है। सूत्र ध्यान रखना बच्चों, ये जो होता है B बराबर म्यू 0 N/I/L होता है। इस सूत्र का ही इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। रख दीजिए B बराबर म्यू 0 N/I/L रख दिया, क्योंकि ये 1 के लिए है तो 1 1 रखा गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय परिनलिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई जो होगा वो N2BA2 होगा, क्योंकि ये दूसरी कुंडली के लिए लिए जाएंगे, B इसी का लिया जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, ये फाई का मान फिर से वही आ गया, मान रख दिया गया। N2B का मान हमने जो पीछे लिया था, B का मान था, ध्यान रखिएगा, म्यू 0 था, N1 था और क्या था, अपॉन L1 था और I भी साथ में था। A2 मान यहाँ पे आ गया, ये मान रख दिया गया तो म्यू 0 हो जाएगा, N1 N2 A2 और I अपॉन L1 हो जाएगा। लेकिन फाई बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अब तक MI होता है, तो MI का मान रख दिया गया यहाँ पर, फाई की जगह MI रख दिया, इससे M का मान निकल जाएगा। तो M का मान I निकल जाएगा, तो I से I क्या होगा, ये कट जाएगा, तो म्यू 0 N1 N2 A2 L1 आ जाएगा। तो ये बच्चों सूत्र आ गया। इस सूत्र को आप लोग भली भांति तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। यदि दोनों परिनलिकाओं के मध्य उपस्थित माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू हो तो म्यू 0 की जगह म्यू आ जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M बराबर म्यू N1 N2 A2 अपॉन L आ जाएगा। स्पष्ट है कि दोनों परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, नंबर 1 माध्य की निरपेक्ष चुंबकशीलता, नंबर 2 दोनों परिनलिकाओं के मध्य फेरों की संख्या और नंबर 3 प्राथमिक लंबाई, यानी उसकी परिनलिका की जो लंबाई है उस पर, नंबर 1 द्वितीय परिनलिका की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, यानी इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी अलग से, तभी जाकर के ये प्रश्न पूरा होगा। पूर्ण नहीं होगा तो नंबर आपके नहीं पूरे मिलेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका भी आंसर आपको लिखना है। क्या चीज़ है, मान लिया प्राथमिक कुंडली P है और द्वितीय कुंडली S एक दूसरे के निकट समाक्ष रखी हुई है। प्राथमिक कुंडली P की त्रिज्या R1 तथा फेरों की संख्या N1 है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली S की त्रिज्या R2 तथा फेरों की संख्या N2 है। तब क्या होगा, B का मान सीधे सीधे सूत्र रख दिया जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2 पाई N1 और I अपॉन R1 हो जाएगा। तो म्यू 0 यहाँ से पाई कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो म्यू 0 N1 I अपॉन 2R हो जाएगा। ध्यान रखना, ये B का सूत्र कितना बचा, म्यू 0 N1 I अपॉन 2R1 होगा। ये पहले पढ़ चुके हो आप लोग। इस चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीय कुंडली S के तल के लिए एक समान माना जा सकता है, अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई जो होगा वो NBA हो जाएगा। ये सूत्र आ जाएगा। अब इस सूत्र को लेकर के चलते हैं हम अगले पेज पे, तो ये N2 बराबर इसका मान आ जाएगा
N2 म्यू 0 N1 I अपॉन 2R1 रख दिया पीछे से मान, और पाई R2 का स्क्वायर यहाँ रख दिया। लेकिन फाई बराबर एम आई होता है, इसमें मान रख दीजिए। तो मान रखने के बाद m का मान जो है ये निकल जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन आई हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो म्यू 0 N1 N2 अपॉन 2R1 हो जाएगा, और पाई R2 स्क्वायर है ही है। तो ये फाइनली एक सूत्र आ जाएगा जिसमें m बराबर म्यू N1 N2 अपॉन 2R1 इंटू 2 पाई R1 का R2 का स्क्वायर। यही दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। यहाँ तक आपको तैयार करना पड़ता है। तो ये चित्र भी आप लोग बना करके देंगे, क्योंकि बिना चित्र के कुछ भी संभव नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान देना, बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पर केवल ये धारा मापी लगा हुआ है, पता चला छोड़ दिया आप लोगों ने, तो ये काम नहीं बनेगा। और इसमें त्रिज्या इसकी R1 दी हुई है, इसकी R2 दी हुई है, फेरों की संख्याएं भी ऐसे N1 दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें N2 दिया हुआ है, और ये प्राथमिक कुंडली को P से दिखाया है, द्वितीय कुंडली को S से। प्राथमिक प्राइमरी होता है इसलिए P से, सेकेंडरी द्वितीयक में सेकेंडरी बोलते हैं इसलिए इसको S से दिखाते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन है जिसको आप लोग कर लेंगे आसानी से। अब जो है अन्योन्य प्रेरकत्व की निर्भरता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, सूत्र के अनुसार आपने देख ही लिया। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 का मान बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 का मान बढ़ाने पर भी अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। प्राथमिक कुंडली में त्रिज्या R1 का मान बढ़ाने पर भी प्रेरकत्व का मान क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नीचे की तरफ है इसलिए कम हो जाएगा। द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने पर पाई R2 स्क्वायर बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होगा, इसका मान बढ़ जाता है। दोनों कुंडलियों के बीच अधिक चुंबकशीलता का माध्यम रखने पर प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। तो ये सब इसकी निर्भरता है। तो आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न भी आ जाते हैं बेचारों, क्या करें। एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहां फाई बराबर दीर्घ की समीकरण आपको फाई बराबर है 6t स्क्वायर है, प्लस का 7t है और प्लस का 1 है। फाई मिलीवेबर व टी सेकंड में है, तो टी बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो ई का मान आपको पता ही है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ एक्स के सापेक्ष, यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों मैथ वालों को तो आसानी से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा बायो वालों के लिए परेशानी होती है। तो देख लीजिए क्या है, फिर भी समझ जाइएगा आप लोग। 6t स्क्वायर है, प्लस का 7t है, प्लस का 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तो नियतांक है, पता रहेगा, गुणा में है। टी स्क्वायर का 2 बाहर आएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस 7t की पावर 1 बाहर आएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो केवल 1 ही बचेगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये डी फाई अपॉन डी टी निकाला गया है। और लेकिन डी फाई अपॉन डी टी का मान कब निकालना है, जब टी बराबर, यहाँ देखो दिया हुआ है 2 सेकेंड हो, तो यहाँ पर 2 सेकेंड रख दीजिए, यानी इसमें टी का मान 2 रखना है। तो 6 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया और प्लस का 7 हो गया, कितना आ जाएगा ये, 7 4 11 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरा प्रश्न और दिया हुआ है आप लोगों को। तो देखिए, एक लूप में बद्ध फाई का मान दे दिया इन्होंने, कितना है, 6t स्क्वायर है, प्लस का 7t है, प्लस का 1 है। इसमें भी t बराबर 2 ही दिया हुआ है, ये भी आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से, सब कुछ वैसे ही है। तो ये तो समझो होमवर्क ही है या वही क्वेश्चन होगा, ठीक है, देख लेना इसको। ये इसको मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए मैं आर एस प्रसाद सर इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।